Good evening, everyone. A very good evening to all of you, and welcome back to the course on control systems. We are live in the lecture of root locus diagram part 2. तो रूट लोकस के पार्ट 2 में लाइव आ गए हैं भाई. फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए ताकि किसी का छूट नहीं जाए, क्योंकि बाद में छूट जाएगा फिर आप लोग परेशान होगे भाई. फटाफट से ज्वाइन हो जाइए. चलिए, कम ऑन एवरीवन. चलिए क्विकली एवरीबॉडी. तो हम लोगों ने यार पिछले लेक्चर के अंदर दो रूल्स देख लिए थे रूट लोकस के. एक हमने सिमेट्री वाला देखा था कि रूट लोकस डायग्राम जो होता है सिमेट्रिक होता है रियल एक्सिस के अबाउट, यानी जैसा शेप आपका रियल एक्सिस के ऊपर बनता है एग्जैक्टली वैसा ही शेप आपका रियल एक्सिस के नीचे भी बनता है. तो इट इज मिरर इमेज विद रेस्पेक्ट टू द रियल एक्सिस. अब हम बात करेंगे, उसके बाद हमने रूल नंबर 2 देखा कि रूट लोकस में कितनी ब्रांचेस होती हैं, जितने आपके पोल्स होते हैं. तो वहां पे हमारा आता है मैक्सिमम ऑफ पी कॉमा जेड. रूट लोकस की हर ब्रांच एक क्लोज लूप पोल को बताती है. और मैंने आपको यह भी समझाया कि पोल और जीरो हमेशा इक्वल इन नंबर होते हैं. जितने पोल होते हैं हमेशा उतने ही जीरोज होते हैं. अगर दोनों में कहीं डिफरेंस आ रहा है तो उतने पोल या जीरो आपके इंफिनिटी पे चले जाएंगे. और रूट लोकस की ब्रांचेस हमेशा ओपन लूप पोल से स्टार्ट होके ओपन लूप जीरो पे खत्म होती हैं, क्योंकि k इक्वल टू 0 के लिए क्लोज लूप पोल आर सेम एज द ओपन लूप पोल और k इंफिनिटी के लिए क्लोज लूप पोल आर सेम एज द ओपन लूप जीरोस. चलिए यार फिर आगे बढ़ाते हैं इस जर्नी को. रूल नंबर 3, फॉर अ पॉइंट ऑन अ रियल एक्सिस टू बी अ पार्ट ऑफ रूट लोकस देयर मस्ट बी एन ऑड नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस टू द राइट. अगर कोई पॉइंट रियल एक्सिस पे लाई करता है और वो रूट लोकस का हिस्सा भी बनता है तो उसके राइट हैंड साइड पे बेटा नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स एंड ओपन लूप जीरोस टोटल सम दैट शुड बी ऑड. हम क्या बोल रहे हैं फिर से सुनिएगा. अगर कोई पॉइंट रियल एक्सिस पे है और हम ये जानना चाहते हैं क्या ये रूट लोकस का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा, कैसे जज करोगे? उसके राइट में काउंट कर लो कितने ओपन लूप पोल एंड जीरो आ रहे हैं. अगर ऑड आ रहे हैं तो देन यस इट विल लाई ऑन द रूट लोकस. ठीक है. अब ये क्राइटेरिया आता कहां से, कैसे आया, देखिएगा. फॉर DRL आपका एंगल क्राइटेरिया क्या कहता है? DRL के लिए बेटा एंगल क्राइटेरिया क्या कहता है कि इफ S1 lies on root locus then angle of GS1 HS1 is equal to 2n plus 1 pi. S1 पे जो आपका GH का एंगल आएगा that must be an odd multiple of pi. That must be an odd multiple of pi. एक एग्जाम्पल से बेटा इस रूल को समझने की कोशिश करते हैं. एक एग्जाम्पल से इस रूल को समझने की कोशिश करते हैं. जैसे GS इंटू HS हमने लिखा K टाइम्स S प्लस 2. ठीक है, K टाइम्स S प्लस 2 डिवाइडेड बाय S प्लस 1 S प्लस 3. बड़ा सिंपल सा फंक्शन ले रहा हूं मैं, S प्लस 1 S प्लस 3. अब अगर मान लो आप इसमें कोई पॉइंट S1 डालते हो, GS1 HS1, तो ये होता है K S1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस 1 S1 प्लस 3. यही होगा ना, S की जगह अगर S1 डाला तो यही मिलेगा. अब आप बेटा इसको कैसे लिख सकते हो? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, जैसे A वेक्टर माइनस B वेक्टर लिख देते हैं ना. अच्छा, अगर A वेक्टर माइनस B वेक्टर लिखते हो मेरे भाई तो बताना वो वेक्टर कहां से कहां जाता है. अगर A माइनस B का वेक्टर लिखते हो तो वो कहां से कहां जाता है, वो B से A जाता है. तो यहां पे बेटा ये जो आप S1 माइनस 2 दिखा रहे हो ना, तो एक्चुअली आप क्या कह रहे हो, दिस इज अ लाइन फ्रॉम -2 अप टू S1. ये जो S1 माइनस -2 लिख रहे हो ये हमें क्या बता रहा है? दिस रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम -2 अप टू S1.
तो हम क्या कह रहे हैं, एस समझिएगा, S1 माइनस माइनस ए, दिस रिप्रेजेंट्स a straight line from minus a to S1। माइनस ए से S1 तक अगर आप एक स्ट्रेट लाइन बनाते हो तो उसकी इक्वेशन होती है बेटा ये S1 माइनस माइनस ए, S1 माइनस माइनस ए। आज मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था कि जब आपके पास दो पॉइंट होते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, उनके बीच का एंगल आप कैसे निकालते हो, राइट। मैंने आपको बताया था जब आपके पास दो पॉइंट होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर तो उनके बीच का एंगल आप कैसे निकालते हो, दिस आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास। अब आप ये देखिए, एंगल GS1 HS1 अगर आप निकालेंगे, दिस विल बेसिकली बी, ठीक है भाई, ये हुआ एक एंगल, और डिनोमिनेटर वाले एंगल तो आपको पता ही है बेटा सब्ट्रैक्ट होते हैं, करेक्ट। डिनोमिनेटर वाले एंगल तो आपको पता ही है सब्ट्रैक्ट होते हैं, ये जानते हो ना बेटा। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में आते हैं तो न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर का एंगल आपका हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, यूलर्स थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं, यूलर्स थ्योरम कहते हैं। तो आप ये भी तो कह सकते हो ये पहले वाला टर्म क्या है बेटा, यहां पे आप ऐसे कह दो, ये पहले वाला टर्म बता रहा है S1 का एंगल कहां से मेरे बच्चों, S1 का एंगल -2 से। दूसरा और तीसरा टर्म बता रहा है S1 का एंगल -1 और -3 से। तो आप ये कह सकते हो दिस इज एंगल ऑफ S1 फ्रॉम ओपन लूप 0, और ये क्या कह सकते हो, सम ऑफ एंगल ऑफ S1 फ्रॉम ओपन लूप पोल्स। कहां से बेटा, ओपन लूप पोल्स से, ठीक है। तो आप ये भी तो कह सकते हो किसी भी पॉइंट का एंगल अगर निकालना है, या GS HS का एंगल अगर निकालना है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आप उस पॉइंट का एंगल ले लीजिए 0 से माइनस एंगल फ्रॉम पोल्स। तो आप कहते हो एंगल GS1 HS1 is equal to summation of angle from zeros minus summation of angle from poles। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हुई भाई। अब इसके अनुसार ये वाला आपका रूल नंबर 3 आया है, इसके अनुसार आपका ये रूल नंबर 3 आया है कि अगर ये एंगल बेटा, अगर ये एंगल जो GS HS का एंगल बन रहा है ये ऑड मल्टीपल ऑफ 180 आया, देन दैट पॉइंट इज सेड टू लाई ऑन द रूट लोकस। मैं कह रहा हूं इफ GS1 HS1 एंगल is 2n plus 1 pi, then or angle of S1 from zeros minus angle of S1 from poles equal to 2n plus 1 pi, then S1 lies on root locus। अब देखो कुछ प्रॉब्लम आपने लास्ट लेक्चर में देखी थी जहां पे मैं पॉइंट पुट करके प्रॉपरली एंगल निकाल के दिखा रहा था, करेक्ट। मैं पॉइंट पुट करके एंगल निकाल के दिखा रहा था, वो बेसिकली क्या हो गया बेटा, वो बेसिकली हो गया मैथमेटिकल अप्रोच। वो क्या हो गया, बेसिकली आपका मैथमेटिकल अप्रोच हो गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए यहां पे,
मुझे ना यहां पे एक ग्राफिकल अप्रोच भी चाहिए। मुझे क्या चाहिए यहां पे? ग्राफिकल अप्रोच भी चाहिए। तो अब मैं ग्राफिकल अप्रोच की बात करने जा रहा हूं कि ग्राफिकली कैसे देखते हो। ये रेड वाला पार्ट हजम नहीं हुआ। कौन से वाला भाई? ये तो सोहम भाई फिर तुमने वो रिवाइज नहीं किया जो मैंने कल बताया था, राइट? कल आपने रिवाइज नहीं किया फिर जो मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रिवीजन करके आना। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रेशियो होता है तो न्यूमरेटर के एंगल में से डिनोमिनेटर का एंगल सब्ट्रैक्ट होता है, और जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एंगल ऐड होता है। तो मल्टीप्लीकेशन में एडिशन आता है, डिवीजन में एंगल में सब्ट्रैक्शन आता है। ये मैंने आपको बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ के आना है। सच सच बताना, नहीं पढ़े हो ना? क्यों भाई सोहम, नहीं रीड किया ना? जो मैंने बोला था एसी एनालिसिस में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक कराया, उसको रीड करके आना। अब देखो भाई, यहां पे मैं प्लॉट करता हूं ये पॉइंट्स को, ओपन लूप, पोल और जीरोस को। देखो, समझने की कोशिश करना। अब यहां पे देखिएगा पॉइंट्स कहां कहां पे हैं भाई? -2, -1, -3। ये है ना? देखो बंधु, तो फिर हजम काहे नहीं हुआ सोहम भाई? ये ओनली डीआरएल के लिए। अभी बेटा सारे रूल ही सिर्फ डीआरएल के लिए बता रहा हूं, सीआरएल के रूल सिद्धार्थ भाई अलग से कराऊंगा। अब देखो भाई, यहां पे आपने कोई पॉइंट पी देख लिया, मान लो। आप यहां पे पहले ना रूल को समझिएगा, P1, P2, P3, P4। पहले आप रूल को समझिएगा, ठीक है? आप बेटा अगर देखेंगे P1 के राइट में, आप देखिए जरा P1 के राइट में कितने पोल्स और जीरोस हैं? P1 के राइट में कोई पोल या जीरो नहीं है, करेक्ट? P1 के राइट में कोई पोल या जीरो नहीं है। तो P1 आपका जो है ना रूट लोकस पे लाई नहीं करेगा, क्योंकि उसके राइट में ऑड नंबर ऑफ पोल और जीरो नहीं आ रहे। इसके राइट में जीरो पोल्स एंड जीरोस, जीरो को एक इवन नंबर का दर्जा दिया गया है, तो P1 डज नॉट लाई ऑन रूट लोकस। ठीक है, P1 रूट लोकस पे लाई नहीं करेगा। इसके राइट में देखिए, इसके राइट में एक पोल आ रहा है, ऑड हो गया, लाइज ऑन रूट लोकस। राइट में देखना, ये जो येलो लाइन है, येलो लाइन के राइट में एक है, इस वाली येलो लाइन के राइट में दो हैं, एक जीरो और एक पोल, वन पोल एंड वन जीरो विच इज इवन, तो डज नॉट लाई ऑन रूट लोकस। आपको ये काउंट करना है कि किसके राइट में कितने पोल्स और जीरोस हैं। इसके राइट में 1, 2, 3, तो इसके राइट में दो पोल हैं एंड एक जीरो है विच इज ऑड, तो लाइज ऑन रूट लोकस। समझ गए? समझे क्या रूल अप्लाई कैसे होता है? अभी रूल का डेरिवेशन मैं आपको बता रहा हूं बेटा, रूल का डेरिवेशन मैं आपको बता रहा हूं, बट ये समझ गए किसी भी पॉइंट को जज कैसे करते हो, वेदर इट लाइज ऑन रूट लोकस और नॉट। अब आप देखिए बेटा, जैसे अगर आपको P2 की टेस्टिंग करनी है, आपको अगर P2 की टेस्टिंग करनी है, तो आप P2 को ज्वाइन कर लीजिए मेरे बच्चों सभी पोल्स और जीरोस से। ये P2 को आपने इधर से ज्वाइन किया, ये P2 को आपने इधर से ज्वाइन किया, P2 को आपने इधर से ज्वाइन किया। एक काम करो, रुको, P2 को आप ज्वाइन कर लीजिए सभी पोल्स और जीरोस से, ये ज्वाइन किया, ठीक है? मैंने बताया था ना एंगल कैसे लेते हैं, याद है? राइट हैंड जाने वाले वेक्टर के साथ एंगल देखा जाता है, और ये आपने लिया। अब ये देखो यार, ये जो लेफ्ट में वेक्टर आ रहा है, ये जो लेफ्ट में वेक्टर आ रहा है, इसका एंगल कितना होगा बेटा? 180 डिग्री होगा।
ठीक है, ये जो लेफ्ट में वेक्टर आ रहा है इसका एंगल कितना होगा 180 डिग्री। ये जो राइट में जा रहा है ये तो 0 डिग्री है, और ये जो राइट में जा रहा है ये भी 0 डिग्री है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं एंगल जी एच एट एस इक्वल टू P2, कैसे देखोगे? S1 फ्रॉम जीरो, जीरो से एंगल 0 डिग्री है, देखो जीरो से एंगल 0 डिग्री है, माइनस सम ऑफ एंगल फ्रॉम पोल, पोल से 180 और 0 डिग्री है, तो ये माइनस 180 आया, विच इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो अगर आप एक चीज समझोगे बेटा, बात ध्यान से सुनिएगा, एक चीज अगर आप समझोगे, इस पॉइंट के राइट में जितने भी पोल्स और जीरोस हैं, ध्यान से सुन लीजिए, इस पॉइंट के राइट में जितने भी पोल्स और जीरोस हैं वो एंगल कंट्रीब्यूट करेंगे 180 का, और इसके लेफ्ट में जितने भी पोल्स और जीरोस हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे 0 डिग्री का एंगल। इसीलिए आपने बोला राइट में ऑड नंबर ऑफ पोल एंड जीरो आने चाहिए ताकि ऑड मल्टीपल ऑफ 180 आए। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि पोल्स एंड जीरोस टू राइट ऑफ अ पॉइंट, टू राइट ऑफ अ पॉइंट कॉन्ट्रीब्यूट 180 डिग्री। कितना एंगल बनाते हैं बेटा? ये 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और पोल एंड जीरोस टू लेफ्ट ऑफ अ पॉइंट, जो इससे लेफ्ट में लाई करते हैं, दे कॉन्ट्रीब्यूट 0 डिग्री। कितने एंगल का योगदान देते हैं बच्चों? 0 डिग्री का। देयरफॉर पोल्स एंड जीरोस टू राइट मस्ट बी ऑड। समझ गए रूल क्यों आया ये? तो ये रूल जो है ना सीधा सीधा एंगल क्राइटेरिया से जन्मा है बेटा। ये रूल जो है आपका सीधा सीधा एंगल क्राइटेरिया से जन्मा है। एक और पॉइंट पे करके दिखाऊं एंगल्स, एक और पॉइंट पे करके दिखा देता हूं बेटा आपको, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। एक और पॉइंट पे करके दिखा देता हूं। किसी ऐसे पॉइंट पे ले लेते हैं जिसके राइट में इवन हो। मैं जैसे P3 ले लेता हूं इस बार। ठीक है, इस बार P3 ले लो। अब P3 को देखो इस पोल से जोड़ा, P3 को इस जीरो से जोड़ा, और P3 को इस पोल से जोड़ा। अब जो लाइन हॉरिजॉन्टल है कितना एंगल देगी? 0 डिग्री। जो लेफ्ट में जा रही है 180 डिग्री, और जो लेफ्ट में जा रही है अगेन 180 डिग्री। क्योंकि हमें एंगल किससे लेना होता है? राइट में जाते हुए वेक्टर से। किससे एंगल लेना होता है? राइट में जाते हुए वेक्टर से। तो जीरो से एंगल कितना आ रहा है बेटा? 180 डिग्री। पोल से एंगल आ रहा है 180 डिग्री, और इस पोल से कितना एंगल आ रहा है? 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ GH एट S इक्वल टू P3, पोल से जीरो से आ रहा है 180 डिग्री, माइनस पोल से आ रहा है 180 और 0 डिग्री, तो ये आ गया 0 डिग्री, या इसको कह दो 360 डिग्री। ये हो गया इवन मल्टीपल ऑफ 180। तो देखो जब इसके राइट में इवन नंबर ऑफ पोल और जीरो थे तो 180 का इवन मल्टीपल आया। जब इसके राइट में इवन नंबर ऑफ पोल और जीरो हो रहे थे तो ये इवन मल्टीपल ऑफ 180 आया। ठीक है, एंगल वाला रूल क्यों याद रखें? क्योंकि ऋतिक भाई हमेशा पॉइंट रियल एक्सेस वाले की तो बात नहीं होगी। जो आपका कॉम्प्लेक्स वाला ये रूल है इसमें S1 कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है ना। रूल नंबर 3 बहुत स्पेसिफिक केस की बात कर रहा है जिसमें पॉइंट सिर्फ रियल एक्सेस पे लाई कर सकता है। तो एक तरह से ये स्पेशल केस हो गया हमारे जनरल रूल का जो एंगल क्राइटेरिया है। ये एंगल क्राइटेरिया का एक स्पेशल केस हो गया ना। अगर पॉइंट रियल एक्सिस पे आ जाए तो उसके राइट में ऑड नंबर ऑफ पोल एंड जीरो आने का मतलब है कि उस पे एंगल बन रहा होगा ऑड मल्टीपल ऑफ 180। समझे क्या? बोलो भाई। तो ये वाला रूल आप शॉर्ट नोट्स में डालेंगे भाई, और आप ये वाला रूल भी शॉर्ट नोट्स के अंदर ये भी लिखेंगे। अब आगे एंगल का मतलब ध्यान रखिएगा, किसी भी पॉइंट पे एंगल निकालने का मतलब होता है
जीरो से एंगल निकालो, माइनस पोल से एंगल निकालो। ठीक है, आपका कभी भी एंगल अगर आप लिखते हो ना, एंगल ऑफ GS1 HS1 is equal to basically sum of angle S1 from zeros minus sum of angle of S1 from poles। ये हर एक के लिए वैलिड है बेटा, यहां पे S1 रियल हो कॉम्प्लेक्स हो, ये रूल जनरल है, कुछ भी हो, ये ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, दिस इज ऑलवेज वैलिड। बस यहां पे एडिशनल हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर ये एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ 180 आ गया तो इन दैट केस इट विल लाई ऑन रूट लोकस। लेकिन एंगल ग्राफिकली ऐसे निकल सकता है और मैथमेटिकली तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में निकाल के दिखाया ही था, याद है ना। S1 की वैल्यू पुट की थी, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के टर्म्स के एंगल, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के टर्म्स के एंगल मैंने निकाले थे, तो मैंने आपको एंगल मैथमेटिकली निकालना सिखाया था। इस सेशन में मैंने आपको क्या बताया कि एंगल ग्राफिकली भी निकल सकता है, किसी भी पॉइंट पे एंगल ग्राफिकली भी निकल सकता है। क्या नहीं समझे विकास भाई, बताओ क्या नहीं समझे। मैंने ये बताया जब आप ऐसा लिखते हो S1 माइनस माइनस ए, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो माइनस ए से आपका S1 पे जा रही है। जैसे आपने देखो यहां पे लिखा S1 प्लस 2, S1 प्लस 2 का मतलब है कि -2 से इस पॉइंट तक जाने वाला वेक्टर। S1 प्लस 2 अगर आप लिख रहे हो ना, ये S1 माइनस माइनस 2, तो -2 से S1 तक जाने वाला वेक्टर, तो -2 से S1 तक जाने वाला वेक्टर, तो इसका एंगल लेना है। इसका एंगल 0 डिग्री बन रहा है क्योंकि वेक्टर राइट में जा रहा है, जो वेक्टर लेफ्ट में जा रहा है वो 180 बना रहा है, फिर जो वेक्टर राइट में जा रहा है वो एंगल 0 डिग्री बना रहा है। तो मैंने यही तो बोला कि अगर आप एंगल लिखते हो बेटा तो एंगल कैसे लिखते हो, एंगल ऑफ न्यूमरेटर माइनस एंगल ऑफ डिनोमिनेटर। इस एंगल का क्या मतलब है, एंगल ऑफ S1 फ्रॉम -2, इसका मतलब है एंगल ऑफ S1 फ्रॉम -1, एंगल ऑफ S1 फ्रॉम -3, यानी एंगल ऑफ S1 फ्रॉम ओपन लूप जीरोस माइनस एंगल ऑफ S1 फ्रॉम ओपन लूप पोल्स। यही तो मैंने बताया, और यहां से आपको दिख भी रहा है, ये जो एरो जा रहा है पर्पल वाला, ये आपको बता रहा है एंगल ऑफ S1 फ्रॉम -2। ये जो लेफ्ट में जा रहा है एंगल ऑफ S1 फ्रॉम -1, ये बड़े वाला जो एरो है एंगल ऑफ S1 फ्रॉम -3। तो जब आप ऐसे कोई टर्म लिखते हो S माइनस माइनस से उसका एंगल लेते हो, तो वो उन दो पॉइंट के बीच के अंदर एंगल होता है। ठीक है, चलिए अब देखो भाई, मेथड 1 आप चेक कर सकते हो, S इक्वल टू S0 इज अ पार्ट ऑफ DRL। ये मैंने आपको मैथमेटिकली सिखाया पिछले लेक्चर में। आप कैसे चेक करोगे, रूट लोकस का कोई पॉइंट रियल एक्सिस वाला रूट लोकस पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, रियल एक्सिस का कोई पॉइंट रूट लोकस पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, कैसे चेक करोगे, मैथमेटिकली चेक कर सकते हो। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, करेक्ट, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया कैसे चेक किया जाता है भाई। ठीक है, दूसरा आप क्या कह रहे हो, एंगल सबटेंडेड बाय ऑल ओपन लूप पोल्स एंड जीरोस टुवर्ड्स डिजायर्ड मल्टीपल मस्ट बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ये जो आपने बोला GS1 HS1 is summation of angle of S1 from open loop zeros। ये जो है ना, मैं आपको आगे भी यूज कराऊंगा रूल एंगल ऑफ डिपार्चर और अराइवल में, कि एंगल निकालने का तरीका क्या है। तो हम यही तो कह रहे हैं, ये एंगल जो है ऑड मल्टीपल ऑफ 180 आ जाना चाहिए। तो दो तरीके हो गए ना, मैथमेटिकली और ग्राफिकली, मैथमेटिकली और ग्राफिकली। तीसरा तरीका क्या होता है, तो तीसरा तरीका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म करो, S इक्वल टू S0 डाल दो उसके अंदर, या S इक्वल टू S1 जो भी आपका पॉइंट है, और K निकाल लो। अगर K आपका रियल और पॉजिटिव आया, यानी K 0 से इंफिनिटी के बीच में आया, तब तो वैलिड है, और अगर K आपका कॉम्प्लेक्स आ गया या नेगेटिव आ गया, तब ये आपका इनवैलिड हो जाएगा। क्योंकि बेटा रूट लोकस के लिए फॉर DRL आपका K कितना आना चाहिए बताइए, DRL के लिए K मस्ट बी बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी।
तो हमने बोला कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आप पॉइंट डाल के के निकाल लो, अगर के 0 से इंफिनिटी के बीच में आया तब तो ठीक है, यानी वो पॉइंट आपका वैलिड पॉइंट है। लेकिन अगर के का कोई और वैल्यू आ गया जो इस रेंज के बाहर चला गया, या के कॉम्प्लेक्स आ गया, तो देन इन दैट केस इट डज नॉट बिलोंग टू रूट लोकस। चौथा तरीका क्या है कि एंगल और मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया वेरीफाई कर लो। एंगल और मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया आप वेरीफाई कर लीजिए। पॉइंट क्लियर हुआ भाई? जल्दी बताइए, पॉइंट क्लियर हुआ? ये एंगल और मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया यहां पे ना फिर मैथमेटिकली की जगह कर लो कि ये रूल नंबर 3 से आप कर लो, रूल नंबर 3 से। ठीक है, तो 4 तरीके होते हैं। डायरेक्टली रूल नंबर 3 अप्लाई कर लो, ग्राफिकली सॉल्व कर लो, के का वैल्यू निकाल के चेक कर लो उस पॉइंट पे, अगर उस पॉइंट पे के का वैल्यू रियल आ रहा है, 0 से इंफिनिटी में आ रहा है, तब तो वो वैलिड है, अदरवाइज इनवैलिड है। चौथा तरीका एंगल और मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया। चौथा तरीका क्या है? एंगल और मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया, जिसमें कि वेरीफाई किससे करते हैं? वेरीफाई सिर्फ और सिर्फ करते हैं बेटा एंगल क्राइटेरिया से। वेरीफाई सिर्फ और सिर्फ किससे करते हैं? एंगल क्राइटेरिया से। मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया से क्या आता है? वैल्यू ऑफ के इफ s इक्वल टू एस नॉट इज अ पार्ट ऑफ रूट लोकस। अब मुझे बताओ सब लोग यहां तक मेरे साथ? ये रूल बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक सबको क्लियर? मेरे साथ बताइए जल्दी से। ये चारों तरीके क्लियर? रूल नंबर 3 से चेक कर लो, ग्राफिकली चेक कर लो। ग्राफिकली चेक करके मैंने बता दिया, आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में वैल्यू डाल के के निकाल लो। अगर के पॉजिटिव आया और 0 से इंफिनिटी के बीच में आया तो सही है, या फिर आपका जो है वेरीफाई कर सकते हो आप एंगल। मेथड 3 का एक बार एग्जांपल देखो भाई। GSHS है आपका, ये है ना, तो इफ वी वांट टू चेक s equal to minus 1.5 is a part of root locus or not, आप ये चेक करना चाहते हो, तो पहले आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाइए बेटा। क्या बनेगी? 1 प्लस GSHS इज इक्वल टू 0, तो यानी s प्लस 1 s प्लस 3 प्लस के s प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से k निकाल लीजिए, जैसे नेहा ने निकाल दिया था ना, वहां तो जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां k निकाल लो। ठीक है, अब आपका क्या होगा? यहां पे एट s इक्वल टू माइनस 1.5 के आप निकालिए। माइनस 1.5 प्लस 1, माइनस 1.5 प्लस 3 और माइनस 1.5 प्लस 2, तो ऊपर आया माइनस 0.5 और ये 1.5 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 1.5। ठीक है, रियल एंड पॉजिटिव आ गया, तो s इक्वल टू माइनस 1.5 लाइज ऑन रूट लोकस। देखो अभी हमने प्रूफ किया था ना कि 1 से 2 वाला हिस्सा जो P2 है वो रूट लोकस पे लाई करता है, जो P2 है वो रूट लोकस पे लाई करता है। मेथड 2 एंड 4 में क्या फर्क है बेटा? मेथड 2 जो है आपका ग्राफिकली है, मेथड 4 जो है, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ये कहां से था? मैथमेटिकली था। याद है? पूरा पॉइंट पुट करके एंगल निकाले थे। यहां पे मैं कह रहा हूं ग्राफ से एंगल आ जाएगा। दिव्यांजलि अगर ऐसे एंगल निकालते कि यहां पॉइंट पुट कर दिया, अब आप इसका पूरा एंगल निकालते, यहां पे s को माइनस 1.5 डाल के एंगल निकालते, तो वो आपका होता मैथमेटिकल अप्रोच, जो आपने पिछले लेक्चर में किया था, याद करो, -1 -2j वाले पॉइंट में। और एक ये अप्रोच है जहां वेक्टर बना के कर रहा हूं मैं, तो ये ग्राफिकल अप्रोच है। तो ये फर्क है मेथड 2 और 4। अब बताओ भाई, चारों मेथड क्लियर? बोलो भाई, चारों मेथड क्लियर सभी को?
जल्दी से बोल दो सभी को। ऑल द 4 मेथड्स आर क्लियर? फटाफट बताइए भाई। अब देखो भाई, फाइंड वेयर द रूट लोकस लाइज ऑन रियल एक्सिस। रियल एक्सिस पे कौन सा हिस्सा लाई करता है? अब देखो जरा, क्लियर है ना? अच्छे से काफी डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया और अभी से मैंने आपको तैयार कर दिया है कल की क्लास के लिए, क्योंकि एंगल ऑफ डिपार्चर और अराइवल में एक ग्राफिकल वाला मेथड बहुत यूज होता है। जिस किसी पॉइंट पे एंगल निकालना है उसको आप बाकी सारे पोल्स और जीरोस से जोड़ दो और उन लाइंस का एंगल कैलकुलेट कर लो। अब विकास भाई को कहां दिक्कत हो गई? बोलो विकास बंधु। एक तो म्यूट करो मेरी वॉइस पीछे से। हाँ बताओ। सर बोल रहे जो रूल नंबर 3 है उसमें आपने जो ऑरेंज कलर का जो एक्सेल ड्रॉ किया है सर, ऑरेंज कलर जो बड़ा वाला जो एक्सेल ड्रॉ किया था, ऑरेंज कलर का बड़ा वाला एरो, ये जो -1 से ड्रॉ किया P3 तक? हाँ सर। एरो की बात करो कि बॉक्स की? सर एरो की बात कर रहा था। हाँ, -1 से P3 ना? हाँ सर। हाँ तो क्या हुआ? तो सर इसमें हम तो सर पॉजिटिव रियल एक्सिस से मतलब ड्रॉ करते हैं ना सर, जो एंगल ड्रॉ करते हैं। हाँ तो पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंगल 180 तो बन रहा है अगर एरो लेफ्ट में है। सर लेकिन ये एरो सर मतलब ऑरिजिन से सर -∞ तक जा रहा है ना सर, जो जाना चाहिए सर -∞ से 0 तक जाना चाहिए ना सर। ऐसा क्यों? क्योंकि सर हमेशा जो एंगल ड्रॉ करते हैं वो तो पॉजिटिव रियल एक्सिस से ड्रॉ करते हैं ना सर। ऐसा भाई किसने कह दिया? अच्छा एक चीज बताओ, अगर आपसे मैं ये कहूं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वेक्टर बना दो तो आप ये कहोगे हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही बनाऊंगा मैं तो वेक्टर? भाई वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं ना मैं क्या जानना चाहता हूं? मैं P3 का एंगल -1 से जानना चाहता हूं, -1 से P3 का, तो -1 से P3 तक वेक्टर बनाऊंगा ना। ये कहां आपने पढ़ लिया कि भाई पॉजिटिव की तरफ ही बनेगा वेक्टर? आप याद करो पिछली क्लास में एक पॉइंट इमेजिनरी पे दिया था और मैंने 2 पॉइंट से उसका एंगल निकलवाया था। हाँ सर। आ रहा है याद? उसमें एक लाइन जो राइट हाफ से गई थी वो लेफ्ट की तरफ नहीं गई थी लाइन, जिसका एंगल 135 आया था। यस सर। तब क्यों नहीं बोले कि राइट की तरफ जाना चाहिए? अरे भाई अगर तुम्हें दिल्ली से बैंगलोर जाना है तुम ये थोड़ी कहोगे राइट में ही जाऊंगा, जहां से जहां जाना है उसी डायरेक्शन में जाओगे। मुझे -1 से P3 तक जाना है तो -1 से P3 ही जाऊंगा ना। ठीक है, अब ये जो एरो बन रहा है अगर ये लेफ्ट में बना तो इसका एंगल 180 डिग्री और अगर ये राइट में बना तो इसका एंगल 0 डिग्री। तो आपको ये देखना है राइट जाने वाले वेक्टर से इस वेक्टर का एंगल क्या है। एक रेफरेंस वेक्टर है जो हमेशा राइट में जाता है, जो हमेशा -∞ से इंफिनिटी की तरफ जाता है, उस वेक्टर से ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है वो एंगल आपको कंसीडर करना है। ठीक है, अगर हमेशा ही राइट में बनाओगे तो हमेशा ही 0 डिग्री एंगल रहेगा, एंगल का कंसेप्ट ही कहां बचा? तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है डिजायर्ड पॉइंट तक, फ्रॉम कहां से? पोल्स एंड जीरोस से। जिस पॉइंट पे आप एंगल निकालना चाहते हो उस पॉइंट को जोड़ लो सभी पोल्स और जीरोस से, फिर उन जो वेक्टर्स बने उनका एंगल देख लो आप एक राइट हैंड साइड वाले वेक्टर से। ठीक है? ठीक है सर। चलो भाई, बाकियों के मन में भी दुविधा क्लियर? किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन तो नहीं? P3 पर रूट लोकस पे लाइन नहीं करता, नहीं कर रहा ना? यही तो मैं भी बोल रहा हूं। इवन मल्टीपल ऑफ 180 आ गया तो डज नॉट लाई ऑन रूट लोकस। ऑड मल्टीपल आना चाहिए था ना, इवन मल्टीपल तो नहीं लाई करेगा भाई। ठीक है, अरे पैरेलल एंटी पैरेलल वाला ऋतिक भाई इसलिए नहीं मैं बोल रहा हूं, द सिंपल रीजन इज कि आगे जो है इंक्लाइंड लाइंस भी आएंगी। जरूरी थोड़ी है हमेशा हॉरिजॉन्टली आएगी, ये तो रियल वैल्यूज के लिए है ना। कल को कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू पे निकालना पड़ा तब, जैसे आज पिछले लेक्चर में क्वेश्चन किया था वहां तो वाई एक्सिस पे पॉइंट था ना, वहां पे लाइंस आपकी इंक्लाइंड बन रही थी ना, तो वहां पे आपके एंगल जो है 0 या 180 नहीं आ रहे थे, 45 और 135 आ रहे थे।
याद आ रहा है पिछले वाले लेक्चर का एग्जांपल सबको? एक पॉइंट यहां पे y एक्सिस पे था जिसका एंगल मैंने निकाला था लेफ्ट और राइट से, तो मैंने लाइन ड्रॉ की थी उस वेक्टर तक और फिर एंगल निकाला था विद रेस्पेक्ट टू द राइट हैंड साइड वेक्टर। मैंने ब्लू में ड्रॉ किया था एक वेक्टर राइट में जाते हुए और मैंने बोला था इस वेक्टर का एंगल उसके मुकाबले कितना आ रहा है वो एंगल देख लो। अब भी मैं यही कह रहा हूं एक वेक्टर राइट में मान के चलो, उससे ये वेक्टर्स कितना एंगल बना रहे हैं बस वो आपका एंगल होता है। अब देखो भैया आप ये देखो -1, पहले ये देखो -1 के आगे, -1 के आगे वाला हिस्सा, इसमें कोई भी पोल या जीरो नहीं है। -1 के आगे वाले हिस्से में कोई भी पोल या जीरो नहीं है, यानी इट विल नॉट लाई ऑन रूट लोकस। तो मैं कहता हूं NRL डज नॉट लाई ऑन रूट लोकस। -2 से -1 वाला देखो, इसके राइट में एक पोल है, एक पोल को ऑड कहते हो, तो इट लाइज ऑन रूट लोकस। फिर -3 से -2 देखो, इसके राइट में कितने हैं? दो हैं, एक पोल और एक जीरो, तो इट विल नॉट लाई ऑन रूट लोकस। अब -3 से पीछे चले जाओ, इसके राइट में कितने हैं? तीन हैं, दो पोल और एक जीरो, इट विल लाई ऑन रूट लोकस। इट विल लाई ऑन रूट लोकस। ठीक है भाई, इस तरह से जज करते हैं। अब यहां रूट लोकस मैं बना भी देता हूं लो तुम लोगों के लिए। पोल से शुरू होके जीरो पे खत्म, पोल से शुरू होके इंफिनिटी पे खत्म। यहां पे कितने पोल हैं बेटा? यहां पे पोल हैं दो, जीरोस हैं 1, तो टू ब्रांचेस ओरिजिनेट एट ओपन लूप पोल्स, टू ब्रांचेस ओरिजिनेट एट ओपन लूप पोल्स, जिसमें से वन ब्रांच टर्मिनेट्स at open loop 0 and one branch terminates at infinity। ठीक है, एक ब्रांच ओपन लूप 0 पे खत्म हो रही है और एक इंफिनिटी पे। अरे भाई सिर्फ DRL ही पढ़ रहे हैं, अभी CRL नहीं पढ़ रहे। लास्ट में CRL पढ़ेंगे, पहले पूरा DRL कंप्लीट करेंगे। पहले पूरा DRL होगा, CRL नहीं पढ़ेंगे, लिख के रख लीजिए कहीं पे। बार बार एक ही बात दोहराने पे काहे मजबूर करते हो? अब अगर S1 S इक्वल टू S0 कॉम्प्लेक्स है तो मेथड 1 यानी रूल नंबर 3 विल फेल। मेथड 1 यानी रूल 3 विल फेल, क्योंकि इट इज ओनली वैलिड if point lies on real axis। रूल 3 सिर्फ कब वैलिड होता है? if point lies on real axis। करेक्ट। तो मेथड 1 तो आपका फेल हो जाएगा। मेथड 2 कौन सा था बेटा? ग्राफिकल अप्रोच। दिव्या बेटा क्लियर है ना? मेथड 2 था ग्राफिकल अप्रोच, वो आपका वैलिड है, ग्राफिकल अप्रोच आपका वैलिड है। मेथड 3 कौन सा था? फाइंड के निकालने वाला। के कहां से कहां तक आना चाहिए? 0 से इंफिनिटी। और मेथड 4 एंगल क्राइटेरिया। तो ये तीन चीजें तो देखो यूनिवर्सल हैं, बट ये जो रूल 3 आप पढ़ रहे हो ना ऋतिक भाई, जो आप कह रहे थे कि रूल 3 याद रख लें, एंगल क्राइटेरिया की जरूरत क्या है, वो तब नहीं चलेगा रूल 3 अगर आपका पॉइंट कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, आपका तब नहीं चलेगा जब आपका पॉइंट कॉम्प्लेक्स है। हमेशा बेटा जीरोस पे टर्मिनेट होगा या तो इंफिनिटी पे। मैंने मुनेंद्र पिछले लेक्चर में बताया था ना, अगर पोल्स अधिक होते हैं तो पोल से स्टार्ट होके जीरोस और इंफिनिटी तक जाता है, और अगर जीरोस अधिक होते हैं तो पोल्स या इंफिनिटी से स्टार्ट होके जीरोस तक जाता है। दैट इज रूल नंबर 2। ठीक है, तो आपके पास अभी तक 3 रूल इकट्ठा हो गए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। रूल 1 में बताया था कि रियल एक्सिस के ऊपर और नीचे रूट लोकस का शेप एक जैसा आता है। करेक्ट, पहला बताया था। दूसरा रूल बताया
था कि रूट लोकस हमेशा ओपन लूप पोल से स्टार्ट होगा। अगर आप k को 0 डालोगे तो क्लोज लूप वाले पोल आपके ओपन लूप वाले पोल के बराबर आएंगे, इसलिए रूट लोकस ऑलवेज स्टार्ट्स एट ओपन लूप पोल। और k को इंफिनिटी डालोगे तो क्लोज लूप पोल कौन से आएंगे? जो ओपन लूप जीरोस हैं। क्लोज लूप पोल कौन बनेगा? जो ओपन लूप आपके जीरोस हैं। तो वहां पे इसीलिए आप कहते हो रूट लोकस हमेशा खत्म वहां होगा जहां आपके ओपन लूप जीरोस हैं। फिर मैंने क्या बताया था? रूट लोकस की हर एक ब्रांच एक क्लोज लूप पोल को दर्शाती है। तो आप ब्रांचेस देख के बता सकते हो कितने आपके क्लोज लूप पोल हैं और उनका वेरिएशन कैसा है, उनका पाथ कैसा है। फिर मैंने क्या बताया था बेटा? कि पोल और जीरो हमेशा बराबर होते हैं। अगर पोल या जीरो में कोई ज्यादा है तो बचे हुए पोल या जीरो कहां रखे जाते हैं? हमेशा इंफिनिटी पे रखे जाते हैं। अगर पोल 4 हैं और 2 ही जीरोस हैं, माने बचे हुए 2 जीरोस कहां होंगे? इंफिनिटी पे। ऐसी सिचुएशन में पोल 4 होने के कारण रूट लोकस की 4 ब्रांचेस आएंगी, जिसमें से 2 तो जीरोस पे खत्म हो जाएंगी, बाकी 2 जाएंगी इंफिनिटी तक, क्योंकि वहां पे बचे हुए 2 जीरो हैं। अगर आपके पास 3 पोल हैं और 5 जीरो हैं तो बचे हुए 2 पोल इंफिनिटी पे होंगे। ऐसे केस में रूट लोकस की 5 ब्रांचेस आएंगी जो पांचों जीरोस पे खत्म होंगी, बट इसमें से 3 ब्रांचेस स्टार्ट होंगी पोल्स पे और बाकी 2 ब्रांचेस आपकी स्टार्ट होंगी कहां पे? 2 ब्रांचेस स्टार्ट होंगी इंफिनिटी से। ठीक है, चलिए अब ये देखिए भाई, के एस प्लस 1 बाय एस एस प्लस 3। एक बार आप लोग बना दो बेटा इसका रूट लोकस। एक बार मेरे बच्चों आप लोग बना दो इसका रूट लोकस, फटाफट यार, फटाफट बना दो। कम ऑन एवरीबॉडी, रूल 3 क्लियर हो जाएगा अगर आपने ये बना दिया। चलिए मैं भी इतने जो है ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूं। अच्छा, कल जो है आप लोग की एक एक्स्ट्रा क्लास रहेगी बेटा 11:30 पे। इस सैटरडे का ऑफ दे रहा हूं, इसीलिए 2 दिन 11:30 पे एक एक एक्स्ट्रा लेक्चर लगा के 11:30 से 1 सवा 1 तक मैं जो है आपका सैटरडे वाला कंपेंसेट कर दूंगा। कल थर्सडे है, परसों फ्राइडे, तो थर्सडे फ्राइडे में एक एक लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो सैटरडे आपका ऑफ रहेगा और संडे आपका फुल ऑफ रहेगा। ठीक है, जीरो पे एक पोल है बेटा, एक -1 पे जीरो है और एक -3 पे पोल है, यही है ना। अब अगर आप देखोगे जीरो के राइट में कोई भी पोल या जीरो नहीं है, जीरो के राइट में कोई भी पोल या जीरो नहीं है, तो डज नॉट लाई ऑन रूट लोकस। यहां देखो, जीरो से -1 के बीच में कोई भी पॉइंट लेते हो, इसके राइट में एक पोल है, इस पॉइंट के राइट में एक पोल है, तो इट लाइज ऑन रूट लोकस। इधर देखिए -1 से -3, यहां पे कोई भी पॉइंट लोगे, इसके राइट में आपके 2 हैं, एक पोल और एक जीरो, तो इट डज नॉट लाई ऑन रूट लोकस। और -3 के पीछे देखो, इसके राइट में 3 हैं आपके, 2 पोल और एक जीरो, तो इट विल लाई ऑन रूट लोकस। फिर आप क्या जानते हो बेटा? यहां पे पोल है 2, जीरोस है 1, तो आप कह सकते हो रूट लोकस की कितनी ब्रांचेस निकलेंगी? 2 ब्रांचेस निकलेंगी। ठीक है, 2 ब्रांचेस ओरिजिनेट। ये मुझे बताइए, तीनों रूल अच्छे से क्लियर हैं? 2 ब्रांचेस ओरिजिनेट एट ओपन लूप पोल, इसमें से 1 ब्रांच टर्मिनेट्स at open loop 0 and 1 branch terminates at infinity। एक 0 पे खत्म होगी और एक इंफिनिटी पे। तो यहां पे देखिए कैसा आ जाता है भाई, देखो ये हिस्सा रूट लोकस पे लाई कर रहा है और ये हिस्सा रूट लोकस पे लाई कर रहा है। तो आप यहां पे ये कह देते हैं कि ये देखो, जीरो से पोल से स्टार्ट होके 0 पे खत्म, पोल से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, पोल से स्टार्ट होके 0 पे खत्म और एक ब्रांच पोल से स्टार्ट होके इंफिनिटी पे चली जाएगी।
अब ये करिए भाई, फटाफट ड्रॉ कर दीजिए। चलिए चलिए बेटा, आपके साथ मैं भी स्टार्ट कर रहा हूं। फटाफट ड्रॉ कर दो रूल नंबर 3 से, दिखा दो रूल नंबर 3 का पावर भाई, बहुत पावरफुल रूल है। मजा आ रहा है भाई ग्राफ ड्रॉ करने में, समझ आ रहा है। कंट्रोल सिस्टम काफी हद तक ग्राफिकल सब्जेक्ट है आपका, ऐसे ही नहीं है। 0 पे एक पोल है, -2 पे एक 0 है, फिर -4 पे एक पोल है, मस्त ऑल्टरनेट है, फिर -6 पे एक 0 है, फिर -8 पे आपका एक और पोल है। ठीक है मुनेंद्र भाई, यही तो बताया रूल नंबर 2। अभी क्या रिवाइज कराया कि पोल से शुरू होके 0 पे खत्म होता है, तो डायरेक्शन तुम गेस करो कहां पे जाएगी। पोल से 0 ही तो जाएगी भाई। इसको मेथड 3 में कैसे करें, वही तो तुम्हें करना है। मेथड 3 में कैसे करें, मतलब ये कह रहे हो उस पर अगर मेथड 3 लगाओ। अरे भैया मेथड 2, 3, 4 किसी पॉइंट को जांचने के लिए होते हैं कि वो रूट लोकस पे लाई करेगा या नहीं करेगा, वो लंबा पड़ता है ना भाई। रूल नंबर 3 तुम्हारा छोटा पड़ता है, तुम जबरदस्ती जाकर के भिड़ जाओ, आ बैल मुझे मार। उसमें पॉइंट चूज करना पड़ेगा, यहां पे कोई पॉइंट एज्यूम करना पड़ेगा, उसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में डालना पड़ेगा, वहां से के निकालना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा के शुड लाई बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी। जैसे अगर आपको -8 से -6 लेना है तो आप -7 वाला पॉइंट ले लो, इसके बीच में कहीं भी -6.5, -7.5, -7.4 कुछ भी ले सकते हो। मान लो -7 ले लिया और के निकालो, फिर के निकाल करके चेक करो, 0 से इंफिनिटी आना चाहिए। बट काहे इतनी मेहनत करना चाहते हो सोम भाई। देखो भाई 0 के राइट में, 0 के राइट में आपका कुछ भी नहीं है, तो इट डज नॉट लाई ऑन रूट लोकस। 0 से -2 के बीच में एक पोल आ रहा है राइट में, तो इट लाइज ऑन रूट लोकस। फिर -4 से -2 के आगे देखो कितने पोल और 0 हैं, 2 ही हैं, तो इट डज नॉट लाई ऑन रूट लोकस। -4 से -6 देखो कितने हैं राइट में, 3 है, ऑड है, रूट लोकस। -6 से -8 इसके राइट में कितने हैं, 4 हैं, इवन है, डज नॉट लाई ऑन रूट लोकस। -8 से पीछे इसके राइट में कितने हैं, 5 हैं, विच इज ऑड, तो इट लाइज ऑन रूट लोकस। अब यहां देखिए ब्रांचेस कितनी होंगी बेटा, पोल है 3, जीरोस हैं 2, 3 ब्रांचेस ऑफ रूट लोकस ओरिजिनेट at 3 ओपन लूप पोल्स, जिसमें से 2 ब्रांचेस, बेटा हमको रूल के हिसाब से जाना है, करने के तरीके बहुत हैं, लेकिन लंबा मेथड मत अपनाइए, बाकी आपकी इच्छा है। क्योंकि आप ये सोचो यहां पे कितने कम एफर्ट में काम हो गया, यहां पे कितने कम एफर्ट में काम हो गया भाई। अगर आप मेथड 3 लगाते, जो हमारे सोहम भाई लगाना चाह रहे हैं, जस्ट देखने के लिए तुम तो लगवा लोगे, तुम्हें तो बैठ करके देखना है, लगाना तो मैंने ही है ना मेथड। सर मैं तो देखना चाह रहा था कैसा दिखता है, तो लगाओ फिर, लगाओ तुम, हम भी देखेंगे भाई कैसा दिखता है मेथड नंबर 3। अगर मेथड 3 लगाना होता ना, यहां सोहम भाई को जो है ना 6 पॉइंट चुनने पड़ते। एक 0 के आगे मान लो बंदा ले लेता 1, एक 0 से -2 में ले लिया -1, -2 से -4 में ले लिया -3, -4 से -6 में ले लिया -5, -6 से -8 में ले लिया -7, और -8 के पीछे ले लिया लेटर से -10। ये 6 पॉइंट चुनता। अब हर पॉइंट पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में s की वैल्यू डाल के k निकालता, तो ये 6 वैल्यूज k की निकालता। उसमें जहां जहां k पॉजिटिव आता 0 से इंफिनिटी, ये कहता वैलिड है, और जहां पे नेगेटिव आ जाता या कॉम्प्लेक्स आ जाता ये कहता इनवैलिड है। तो ऐसी कैलकुलेशन हमको 6 बार करनी पड़ती, k की कैलकुलेशन 6 बार करनी पड़ती। तो जो हमें सीधे सीधे देखने से पता लग जा रहा है, वही चीज को एक तरीके से ये है ना, अपने कान को या तो ऐसे पकड़ लो या तो ऐसे घुमा के लाओ भाई, फिर
घुमा के कान पकड़ने वाली बात है, तो ये घुमा के पकड़ने वाले बच्चों में है। पॉइंट क्लियर हुआ? मेथड 3, मेथड 4, मेथड 2, हर एक में एक एक पॉइंट पे एंगल निकालना पड़ेगा, नहीं तो के निकालना पड़ेगा, और तब पता चलेगा वो पॉइंट रूट लोकस पे है या नहीं। अब कोई बच्चा ऐसा मत सोच ले सर हमेशा मिड पॉइंट ही लेते हैं क्या। अरे भाई मिड पॉइंट एक इंटीजर है, इसीलिए बता रहा हूं। लेने को तो तुम -2 से -4 में -2.5 ले लो, कौन रोक सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया भाई रूल नंबर 3? जल्दी बताओ, रूल नंबर 3 क्लियर है? चलो फिर चलते हैं रूल नंबर 4 पे। अब देखो यार, आपने ये माना, मान लो कि P ग्रेटर देन Z है। मान लो, सुनो मेरी बात, अभी इसको रीड मत करो, चलो मैं पीछे चला जाता हूं। मान लो आपका P ग्रेटर देन Z है, करेक्ट। अगर P ग्रेटर देन Z है तो ब्रांचेस कितनी होंगी? P के बराबर होंगी। इसमें से कितनी ब्रांचेस जीरोस पे खत्म होंगी? Z ब्रांचेस। कितनी ब्रांचेस जीरोस पे खत्म होंगी? Z ब्रांचेस। और कितनी ब्रांचेस इंफिनिटी पे जाएंगी? P माइनस Z। कितनी ब्रांचेस बेटा आपकी इंफिनिटी पे जाएंगी? दैट इज P माइनस Z। तो आपकी P ब्रांचेस होंगी जिसमें से Z ब्रांचेस जीरोस पे खत्म होंगी और P माइनस Z जाएंगी इंफिनिटी पे। अब ये जो लाइन इंफिनिटी पे जाती है ना बेटा, इनके अक्रॉस या इन पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, उस टेंजेंट को बोलते हैं एसिम्पटोट। जो ब्रांच, फिर से सुन लो, जो ब्रांच इंफिनिटी से आ रही है या इंफिनिटी को जा रही है, जो भी ब्रांच बेसिकली इंफिनिटी पहुंच रही है, उस ब्रांच पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दैट टेंजेंट इज कॉल्ड एज एसिम्पटोट। मैंने एसिम्पटोट के बारे में आपको पहले भी बताया था ना, जब स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, कि एसिम्पटोट कौन सी लाइन होती है जो ग्राफ को एकदम इंफिनिटी पे जाके टच करती है। तो मैं यही तो कह रहा हूं, जो भी ब्रांच इंफिनिटी को जा रही है उस पे अगर टेंजेंट बनाओगे, दैट इज सेड टू बी एसिम्पटोट। उस टेंजेंट का एंगल क्या होता है? दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एसिम्पटोट। तो एंगल ऑफ एसिम्पटोट आर ओनली कैलकुलेटेड फॉर द ब्रांचेस ऑफ DRL which originate और terminate at infinity। एसिम्पटोट क्या है? एसिम्पटोट एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो कर्व को इंफिनिटी पे टच करती है। अगर P ग्रेटर देन Z ले रहे हो तो रूट लोकस की ब्रांचेस कितनी है? P। इसमें से जीरोस पे कितनी खत्म हो रही है? Z। और आप ड्रॉ करोगे टेंजेंट कौन सी ब्रांचेस पे? जो इंफिनिटी को जा रही है, दैट इज P माइनस Z। जो ऊपर लिखा भी है P माइनस Z ब्रांचेस टर्मिनेट एट इंफिनिटी। उसका एंगल होता है बेटा ये हुआ ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिवाइडेड बाय P माइनस Z। ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिवाइडेड बाय P माइनस Z। आप Q को क्या लिखते हो? Q को आप 0 से लेके कोई भी इंटीजर रख सकते हो अप टू P माइनस Z माइनस 1, अप टू P माइनस Z माइनस 1। बात क्लियर हो गई? एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो पोल -0 1 है, तो Q की ओनली सूटेबल वैल्यू होती है 0। तो एक ही एसिम्पटोट बनेगा भाई, एक ही एसिम्पटोट बनेगा। तो ये आ गया 180। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल देखो, P माइनस Z कितना था? 1 था। ये रहा एसिम्पटोट गोइंग टूवर्ड्स या गोइंग एट 180 डिग्री। ये रहा एसिम्पटोट जो 180 डिग्री की तरफ जा रहा है, क्योंकि आपका P माइनस Z 1 है। समझे? P माइनस Z 1 है, तो एक एसिम्पटोट जाता है, ओनली 1 एसिम्पटोट, और वो भी किस तरफ जाता है? वो भी किस तरफ जाता है? 180 डिग्री पे। समझे क्या? अगर P माइनस Z 1 है तो एक ही एसिम्पटोट आएगा जो 180 डिग्री पे जाएगा, यानी कि वो लेफ्ट की डायरेक्शन में चलेगा बेटा। किस डायरेक्शन में चलेगा? लेफ्ट डायरेक्शन में चलेगा। अब मान लो P माइनस Z है 2, तो आपके पास दो एसिम्पटोट्स आएंगे। आपके पास मेरे बच्चों दो एसिम्पटोट्स आएंगे।
तो आप यहां पे Q का जो वैल्यू रखेंगे, अगर 2 है तो 0 और 1 रख सकते हो। तो मैं डायरेक्ट लिखूं 2 इंटू 0 प्लस 1। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, आप लोगों को समझ आना चाहिए। फॉर्मूला है 2Q प्लस 1 बाय P माइनस Z। तो ये हो गया 90 डिग्री। और दूसरे एसिम्टोट के एंगल के लिए Q की जगह 1 डाल दोगे। तो बच्चों को पता है ये एंगल याद भी हो जाते हैं करते करते ना, कि अगर दो एसिम्टोट है तो 90 और 270 पे जाएंगे। कहां जाएंगे? 90 और 270 पे। यानी एक वर्टिकली अपवर्ड और एक वर्टिकली डाउनवर्ड। अब याद करो पिछले लेक्चर का एग्जाम्पल, जहां पे मैंने सेकंड ऑर्डर का रूट लोकस डायरेक्ट बनाया था। दो ब्रांचेस टकराई थी, फिर चली गई थी कैसे? एक ऊपर एक नीचे। तो एक 90 एक 270, याद है? सेकंड ऑर्डर वाला मैंने रूट निकलवा के बनवाया था। दो केसेस लिए थे, के ग्रेटर देन 1 के लेस देन 1। तो वहां पे दो ब्रांचेस गई थी, एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। सोहम भाई अगर z ग्रेटर देन p है तो एसिम्टोट z माइनस p होंगे। रूट लोकस की ब्रांचेस तो z ही होंगी। रूट लोकस की ब्रांचेस तो z होंगी ना, एसिम्टोट आपके z माइनस p होंगे। तो यहां पे तीन एसिम्टोट्स बनेंगे। यहां पे q का वैल्यू क्या क्या डाल सकते हो? 0 1 और 2। सिक्सटी डिग्री। ठीक है। k इक्वल टू एस बाय एस प्लस 1, यही था क्या? शायद यही था। एग्जैक्टली एस एस प्लस 2 था। k बाय एस एस प्लस 2 था, 1 नहीं था, 2 था। ठीक है भाई। अब अगले रूल पे चलते हैं, ऐसे सेंट्रॉइड पे। अब मेरी बात को समझिएगा बेटा, सेंट्रॉइड क्या होता है। अब आप एक चीज समझिए बेटा, कि आपको एसिम्टोट के एंगल तो मिल गए, करेक्ट। आपको ये तो पता चल गया एसिम्टोट के एंगल क्या हैं। लेकिन एसिम्टोट जो लाइन है, एंगल से सिर्फ ड्रॉ नहीं कर सकते। ड्रॉ करने के लिए एक ऐसा पॉइंट भी तो चाहिए जहां से इस लाइन की शुरुआत हो। सोच के देखो, किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए मेरे बच्चों, आपको सिर्फ स्लोप से काम नहीं चलता, उसके एंगल से काम नहीं चलता। साथ साथ आपको एक पॉइंट भी पता होना चाहिए जहां से उस लाइन की शुरुआत हो। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। तो हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड इज अ पॉइंट ऑन रियल एक्सिस, is a point on real axis where all asymptotes meet, where all asymptotes meet। बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सारे सेंट्रॉइड, सारे आपके एसिम्टोट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये वाला तो वैसे पूरा ही डाल लेना यार शॉर्ट नोट्स में ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। क्योंकि लाइन तब तक ड्रॉ नहीं कर पाओगे मेरे बच्चों जब तक आपको एक पॉइंट ना मिल जाए। कहने का मेरा मतलब क्या है, देखो मैं आपको बताता हूं। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। यहां पे स्लोप क्या होता है? m। it passes through a point x नॉट कॉमा वाई नॉट। ये किस पॉइंट से गुजरती है बेटा? x नॉट कॉमा वाई नॉट से गुजरती है। और इसका स्लोप कितना होता है आपका? इसका स्लोप होता है आपका m। क्या होता है इसका स्लोप? आपका स्लोप बेटा इसका होता है m। ठीक है, तो यहां पे हमने कहा स्लोप कहां से आ जा रहा है भाई? स्लोप कहां से आ जा रहा है? ये आ रहा है एंगल ऑफ एसिम्टोट से।
बट अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो आपको वो पॉइंट भी तो चाहिए जहां से गुजरती है। ये है आपका सेंट्रॉइड, समझे? तो एसिम्प्टोट दो चीजों से मिलके पूरा बनता है, उसका एंगल और उसका पॉइंट। तो देखो सेंट्रॉइड सिर्फ तब कैलकुलेट किया जाता है जब पोल और जीरो बराबर ना हो, क्योंकि देन ओनली एसिम्प्टोट विल बी प्रेजेंट। सेंट्रॉइड तभी क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? बिकॉज देन ओनली एसिम्प्टोट्स आर प्रेजेंट। वरना काहे के लिए एसिम्प्टोट आएंगे भाई? देन ओनली एसिम्प्टोट आर प्रेजेंट, वरना तो एसिम्प्टोट नहीं बनेंगे ना। सेंट्रॉइड कैलकुलेशन इज नीडेड ओनली व्हेन एंगल ऑफ एसिम्प्टोट आर कैलकुलेटेड। एओए का मतलब एंगल ऑफ एसिम्प्टोट, ठीक है? द एंगल ऑफ एसिम्प्टोट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन रियल एक्सिस नोन एज सेंट्रॉइड। तो एसिम्प्टोट्स आप ड्रॉ करना कहां से शुरू करते हो बेटा? सेंट्रॉइड से ड्रॉ करना आप स्टार्ट करते हैं। अब सर सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल्स माइनस रियल पार्ट ऑफ जीरोस डिवाइडेड बाय p माइनस जेड, ठीक है? ये होता है सेंट्रॉइड। सिंपली एक पॉइंट आ जाता है रियल एक्सिस पे, या आप पता है इसको ऐसे भी कह सकते हो, समेशन ऑफ पोल्स माइनस समेशन ऑफ जीरोस डिवाइडेड बाय p माइनस जेड। ये पोल्स और जीरोस किसके हैं? ओपन लूप सिस्टम के। क्लोज लूप के तो हमें पता ही नहीं है ना, उसी का तो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? ये किसके हैं भाई? ओपन लूप सिस्टम। सर आपने रियल पार्ट क्यों हटा दिया, ऐसे कैसे लिख दिया? अरे मेरे घोंचुओ, ये समझो, अगर एक पोल है -1 प्लस J2, उसका कॉन्जुगेट भी एक पोल होगा -1 माइनस J2। आप दोनों पोल ऐड करोगे तो भी -2 आएगा, आप दोनों पोल ऐड करोगे तो भी -2 आएगा, -1 प्लस J2 और -1 माइनस J2। या आप उनके रियल पार्ट ऐड कर लो -1 तो भी -2 आएगा। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स पोल्स या कॉम्प्लेक्स जीरोस हैं तो आप उनके रियल पार्ट को सिर्फ ऐड करो, या आप उन्हें पूरा पूरा ऐड कर लो, इमेजिनरी तो कट ही जाएगा। इसलिए दोनों सूरतों में आपको सेम ही रिजल्ट मिलता है। हाँ बेटा, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट रियल एक्सिस से लेते हैं, वही राइट हैंड साइड जाने वाले वेक्टर से। जितने भी एंगल आप इस पूरे चैप्टर के अंदर मेजर करोगे, जितने भी एंगल आप इस पूरे चैप्टर के अंदर मेजर करोगे, सारे के सारे एंगल कहां से निकाले जाएंगे? विद रेस्पेक्ट टू द राइट हैंड साइड गोइंग वेक्टर, ठीक है? जो वेक्टर राइट पे जा रहा है ना, उसी से सारे एंगल लेने हैं। जितने भी एंगल आप कैलकुलेट कर लो, समझ में आ रही है? तो आगे से क्वेश्चन ही नहीं पूछना एंगल कहां से लेना है, एंगल हमेशा उसी वेक्टर से लेना है जो राइट हैंड साइड पे जा रहा है, हॉरिजॉन्टली जा रहा है, ठीक है भाई विकास? अभी आ रहे हैं बेटा, आ रहे हैं, रुक तो जाओ। अब देखो, ओरिजिनेशन पॉइंट ऑफ एसिम्प्टोट ऑन रियल एक्सिस इज नोन एज सेंट्रॉइड। ऑल द एसिम्प्टोटिक लाइन मीट एट अ कॉमन पॉइंट ऑन रियल एक्सिस नोन एज सेंट्रॉइड। जितने भी एसिम्प्टोट्स हैं वो रियल एक्सिस पे एक ही जगह आकर के मिलते हैं, दैट इज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड हमेशा रियल एक्सिस पे प्रेजेंट होता है, और ये सेंट्रॉइड हो सकता है रूट लोकस का हिस्सा ना हो, क्योंकि सेंट्रॉइड से रूट लोकस की ब्रांचेस नहीं जा रही हैं। क्या जा रहा है सेंट्रॉइड से? एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट तो वैसे भी रूट लोकस का हिस्सा नहीं है, एसिम्प्टोट तो रूट लोकस की ब्रांच पे कहीं इंफिनिटी पे जाके टेंजेंट है। फिर से सुनना मेरी बात, एसिम्प्टोट क्या है? एसिम्प्टोट रूट लोकस का हिस्सा नहीं है, रूट लोकस की ब्रांच नहीं है। रूट लोकस की एक ब्रांच पे इंफिनिटी पे जाके उसे टच करती है, वो लाइन है एसिम्प्टोट। तो एसिम्प्टोट डज नॉट रिप्रेजेंट योर पोल, एसिम्प्टोट डज नॉट रिप्रेजेंट द रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इट इज जस्ट द टेंजेंट टू द रूट लोकस एट इंफिनिटी। तो इसीलिए सेंट्रॉइड हो भी सकता है रूट लोकस पे लाई करे, और नहीं भी हो सकता। तो सेंट्रॉइड होना जरूरी नहीं है, माने कि सेंट्रॉइड रूट लोकस का हिस्सा होना जरूरी नहीं है। सेंट्रॉइड का महत्व सिर्फ क्या है कि यहीं से सारे एसिम्प्टोट आपके ड्रॉ किए जाते हैं, समझ गए? यहीं से सारे एसिम्प्टोट आपके ड्रॉ किए जाते हैं। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं एक, यहां पे के वेरिएबल है, के वेरिएबल है। पहला स्टेप आपका क्या होता है समझिएगा, स्टेप 1,
ट्रांसफॉर्म, ध्यान से सुन लो, मैंने आपको आज ये पहले लेक्चर में शुरू में भी लिखवाया था, ट्रांसफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इनटू 1 प्लस GSHS इक्वल टू 0 सच दैट, सुन लो ध्यान से, सच दैट K becomes gain, सच दैट K becomes gain। आपका जो भी वेरिएबल होगा भैया पूरे सिस्टम में, कैसे भी करके इक्वेशन को एडजस्ट करके उसको गेन बनाना है। आपके सिस्टम में कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसे एडजस्ट करके कैसे भी गेन की फॉर्म में लाना है। इट शुड ऑलवेज रिप्रेजेंट अ गेन, वो गेन बनना चाहिए। अब कैसे करें, के की टर्म्स को कलेक्ट कर लो बेटा। देखो विकास भाई थोड़ा ध्यान देना, विकास, रौनक, विक्रम, के को आप एडजस्ट कर लो, के की टर्म्स को आप कलेक्ट कर लो। ये आपने कर लिया भाई, कर लिया। अब ये जो पूरी इक्वेशन है इससे आप डिवाइड कीजिए, ये जो के अलावा पूरी इक्वेशन है इससे आप डिवाइड कीजिए। ये देखो बन गया के गेन, क्यों भाई, ये के आपका गेन बन गया। यहां से GSHS क्या आ गया, यहां से मेरे बच्चों GSHS क्या आ गया, KS+1, मैं डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज कर ले रहा हूं, S+2 S+3, समझे क्या, K बन गया S+1, सॉरी GSHS बन गया KS+1 बाय S+2 S+3। समझे कैसे ट्रांसफॉर्म करना होता है, जो वेरिएबल होता है उसकी टर्म्स को एक तरफ कलेक्ट कर लो, बाकी बची हुई सारी टर्म्स से डिवीजन कर दो और फिर आपको GSHS मिल जाता है। फिर से सुन लो, जो भी वेरिएबल है उसके टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, बाकी बची सारी टर्म्स से पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे, तो 1 प्लस समथिंग बनेगा, दैट विल गिव यू GSHS। अब यहां देखिए बेटा, पोल हैं आपके पास 3, जीरोस हैं आपके पास 2, सॉरी 1, तो P माइनस Z हुआ 2। अब दिखाने की जरूरत तो नहीं है, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट 2 आ जाएंगे, 90 और 270, क्यों भाई 90 और 270 आ जाएंगे, बताओ। ये मैंने अभी दिखाया था ना आपको प्रूफ करके, ये रहा, 2 होते हैं तो 90 और 270 आते हैं, करेक्ट। ये फिक्स रहता है, याद रख लो, एक में 180, 2 में 90 और 270, 3 में 60, 180, 300, और 4 के भी याद कर लेते हैं लोग, तो 45 और फिर 90 90 ऐड करते जाओ। अरे यार ये 5 और 6 वाला याद है, बचपन से अब तक करते आ रहे हैं। 5 और 6 कितना देखे हैं, 5 और 6 जब ऐसे लिखा होता है तो 2 और 3 ही इसके फैक्टर बनते हैं। अब सेंट्रॉइड के लिए क्या होता है बेटा, समेशन ऑफ पोल्स पोल्स का कितना होगा बेटा, 0, -2, -3, ये 3 पोल्स हैं। 0 कहां पे है, -1 पे है, 3 -1, -5 + 1, ये आ गया -2, ठीक है, ये सेंट्रॉइड आ गया। अच्छा देखो, मैं आपको क्या बता रहा था ना, लोग जो है 4 तक एसिम्प्टोट का एंगल याद रखते हैं। तरीका क्या होता है, तरीका मैं आपको बता देता हूं, यहीं पे बता देता हूं। P माइनस Z 1 आएगा तो एक ही एसिम्प्टोट आएगा। P माइनस Z अगर आपका 2 आता है तो 2 एसिम्प्टोट आते हैं, 90 और 270। इनके बीच का जो चेंज होता है ना बेटा, इनके बीच का जो शिफ्ट है वो है 360 बाय P माइनस Z 180। तो अगर आपको एक याद है तो दूसरे वाला आप बता सकते हो 180 पे आएगा, ठीक है, फिर आप दूसरे वाला बता सकते हो ना 180 पे आएगा। अगर किसी को पता है कि P माइनस Z हमारा 3 आ रहा है तो 3 एसिम्प्टोट आते हैं, θ1 60, θ2 180, θ3 300। इसमें भी देखो, यहां से यहां 60 से 180 और 180 से 300, कितने का गैप है, 120 डिग्री का।
और ये एक्चुअली 120 डिग्री किसके बराबर है? 360 बाय P माइनस Z। ठीक है, अगर P माइनस Z आपका 4 होता है तो आपके 4 एंगल आते हैं 45 डिग्री। यहां पे कितने का गैप होना चाहिए? 90 का होना चाहिए ना, 360 बाय P माइनस Z। तो 90 90 ऐड करते जाओ बेटा। अगर आपको पहला पता है 45 डिग्री पे जाएगा तो 90 90 डिग्री आप ऐड करते जाइए। तो आपको बस क्या है ना, पहला पता होना चाहिए। आगे के तो आप बना ही सकते हो। आगे में हमेशा गैप कितना होता है? 360 बाय P माइनस Z। समझ गए भाई? तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट ना रेयरली कोई निकालता है, लोगों को पता ही रहता है, ज्यादातर कैलकुलेशन करने की ऐसे जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, एक का निकाल के 3 मल्टीप्लाई करते रहे, 180 से 3 पे जाओगे 540 हो जाएगा। ये कर सकते हो, एक का निकाल के 3 टाइम्स 5 टाइम्स ऐसे कर सकते हो। 45 का 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स ऐसे कर सकते हो। 3 5 7, 3 का मल्टीप्लाई मत करते रहो। यहां पे 1 से गए 3 पे, पहला 3 टाइम्स, दूसरे वाला यहां से 5 टाइम्स, ये 3 ये 5 ये 7 ऐसे ये कर सकते हो। ठीक है, हाँ, तो हमारा सेंट्रॉइड आ गया। तो हमने एंगल ऑफ एसिम्प्टोट और सेंट्रॉइड निकाल दिया भाई। इसका रूट लोकस भी दिखा दूं आपको, इसका आपको देखो, इसका रूट लोकस भी दिखा देता हूं भाई। पूछना मत बना कैसे, आगे आगे सीख जाओगे। देखो मुझे तो सारे रूल आते हैं, तो मुझे तो पता ही है कैसे बनेगा, बट तुम लोगों के विजुअलाइजेशन के लिए दिखा दे रहा हूं। देखो कहां कहां पे है रूट, 0 -2 -3। ठीक है, ये है। अब इसमें देखो रूल नंबर 3 लगाना स्टार्ट करो। ठीक है, रूल नंबर 3 लगाना स्टार्ट करो। रूल नंबर 3 के अनुसार 0 के आगे वाला हिस्सा रूट लोकस पे नहीं लाई करेगा। करेक्ट, 0 के आगे वाला हिस्सा रूट लोकस पे नहीं लाई करेगा, लेकिन ये वाला हिस्सा करेगा, क्योंकि इसके राइट में एक ही पोल है। ये वाला हिस्सा भी करेगा। इसके राइट में कितने पोल हैं? पोल और 0 हैं, 3 है। ये दो हिस्से रियल एक्सिस के लाई करेंगे ना रूल नंबर 3 के हिसाब से। इसके राइट में एक ही पोल है, ये लाई करेगा। इसके राइट में 3 पोल और 0 है, ये लाई करेगा। यहां पे लाई नहीं करेगा, इसके राइट में 4 पोल्स और जीरोस हैं। अब आपका सेंट्रॉइड कहां था बेटा? -2 पे था। तो आप दो एसिम्प्टोट बनाएंगे -2 से, एक 90 डिग्री और एक 270 डिग्री। ये देखो, ये जो है ये आपका सेंट्रॉइड भी है और ये ओपन लूप पोल भी है। आपने दो एसिम्प्टोट बनाए, एक 90 डिग्री पे और एक आपने ऐसे घुमा के 270 डिग्री पे। समझे क्या? दो एसिम्प्टोट बने, एक 90 पे और एक 270 पे। अब क्या होता है, आपकी ब्रांचेस ऑफ रूट लोकस कैसी होती हैं? जो पोल से शुरू होती हैं, 0 पे खत्म होती हैं। बेटा यहां पे भी दोनों ब्रांचेस पोल से स्टार्ट तो होती हैं, दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, क्या होगी? बीच में टक्कर होगी। जहां टक्कर होती है उसे कहते हैं ब्रेक पॉइंट। जहां टक्कर होती है ना, वहां कहते हैं गाड़ी टूट गई, तो क्या बोल देते हैं? ब्रेक पॉइंट। जहां आपकी ब्रांचेस टकरा जाएं। अब जब ये यहां पे टकरा जाती है ना, तो ये यहां से निकलती हैं और फिर ये एसिम्प्टोट के अलोंग चली जाती हैं इवेंचुअली। ये यहां से निकलती हैं और इवेंचुअली एसिम्प्टोट के अलोंग चली जाती है। अब समझे एसिम्प्टोट टेंजेंट कैसे बनता है? अब ये ब्रेक पॉइंट क्या बला है? ये रूल नंबर 6 में आता है। अभी रूल नंबर 6 पढ़ाया नहीं है, ठीक है? अभी के लिए ब्रेक पॉइंट यही समझ लो, जब दो पोल से दोनों से गाड़ियां चली तो बीच में ट्रैफिक जाम हो गया, नहीं तो कह दो कि बीच में टक्कर हो गई, गाड़ी टूट गई, वो ब्रेक पॉइंट हो गया। वहां से दो ब्रांचेस चली आपकी, क्योंकि दो टकराई थी। भैया अगर दो लोग टक्कर के तो निकलेंगे भी गाड़ियों में से दो ही, एक थोड़ी निकलेगा। तो दो की टक्कर हुई है तो दोनों निकले, अपने अपने रास्ते चले गए एसिम्प्टोट के अलोंग। ठीक है, चल अब आ जाते हैं ब्रेक पॉइंट पे। कहां पे आ जाते हैं भैया? ब्रेक पॉइंट पे। ठीक है, अब यहां से सीरियस हो रहा है भाई मामला। अभी तक तो सब हल्के में चल रहा था। ये बेटा रूट लोकस का वो एक पॉइंट होता है जहां एक से अधिक रूट्स आपके लाई करते हैं। याद है मैंने पिछले लेक्चर में एक एग्जांपल लिया था, जब K1 हो गया था
तो आपका सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड हो गया था, वहां पे आपने बोला था कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। याद आ रहा है? रूट्स आपके रियल एंड इक्वल आए थे, सिस्टम बिकेम क्रिटिकली डैम्प्ड। सेम ही तो चीज हो रही है ब्रेक पॉइंट पे। आपका क्या हो रहा है? ब्रेक पॉइंट पे अगर आप नोटिस करें, यहां पे जो रूट्स आ रहे हैं ना, हर ब्रांच एक रूट को रिप्रेजेंट करती है। तो जब दोनों ब्रांचेस टकरा गई तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो हम ये कह सकते हैं एक पॉइंट पे एक से अधिक रूट लाई करेंगे तो दैट इज सेड टू बी योर ब्रेक पॉइंट। बेटा अभी अगर 7:45 7:45 से चालू किए हैं तो 9:15 तक तो लेंगे, उसके बाद एक्सटेंशन की बात होती है। कोशिश करूंगा नहीं करूं, ठीक है? अगर करना होगा तो कल 11:30 वाली क्लास में 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा के कर लूंगा, क्योंकि इतनी ताकत तो मेरे पैर में भी नहीं है कि मैं इतनी देर खड़ा रह पाऊं। अभी मेरी हालत खराब हो रही है धीरे धीरे। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ब्रेक पॉइंट कौन सा पॉइंट है बच्चों? जिस पॉइंट पे आपके रूट्स आते हैं रियल एंड इक्वल। ये बात समझ में आ रही है? यहां पे एवरी ब्रांच जो होती है ना, ये जो एवरी ब्रांच है बेटा, ये हर ब्रांच एक एक रूट को दर्शाती है क्लोज लूप सिस्टम के या क्लोज लूप पोल को। ईच ब्रांच रिप्रेजेंट्स वन क्लोज्ड लूप पोल। तो यहां पे 3 ब्रांचेस है ना, एक्चुअली यहां पे 3 ब्रांच है। तो जैसे देखो, ये एक रियल पोल हो जाएगा, यहां पे एक ब्रांच हो गई, और ये 2 ब्रांचेस थी जहां पे आपके कैसा आ रहा था, सेकंड ऑर्डर सिस्टम आ रहा था आपका ओवरडैम्प्ड। जब ये मिल गई तो क्रिटिकली डैम्प्ड, और जब ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में टूट गया देन इट इज अंडरडैम्प्ड। समझ रहे हो? यहां 3 ब्रांचेस हैं, देखो, एक पोल से एक ब्रांच, एक पोल से एक ब्रांच, एक पोल से एक ब्रांच। तो ये हो गई ब्रांच नंबर 1, ये हो गई आपकी ब्रांच नंबर 1, ये हो गई ब्रांच 2, और ये हो गई ब्रांच 3। 3 ब्रांचेस है ना, 3 पोल हैं। 3 में से एक पोल तो हमेशा रियल है। पहले ये दोनों पोल्स भी रियल थे, जहां पे टकराए रियल एंड इक्वल हुए, आगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गए, के की वैल्यू बढ़ते बढ़ते, तो ये क्या हो गया, आगे सिस्टम अंडर डैम्प्ड हो गया। पहले ओवर डैम्प्ड था, जहां पे मिला वहां क्रिटिकली डैम्प्ड। पॉइंट समझ में आ रहा है? आपने ये पहले भी पढ़ा था, थर्ड ऑर्डर सिस्टम को एक फर्स्ट ऑर्डर और एक सेकंड ऑर्डर में तोड़ सकते हैं। तो आप ये देखो, फर्स्ट ऑर्डर वाला पोल तो हमेशा रियल रहेगा। ये कैसा सिस्टम बन गया? ये आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम बन गया बेटा। और ये जो 2 ब्रांचेस एक साथ काम कर रही हैं, दिस इज योर सेकंड ऑर्डर, दिस बिकम्स योर सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो आपने थर्ड ऑर्डर सिस्टम को फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर में तोड़ दिया है। सेकंड ऑर्डर में यहां पे मान लो के की वैल्यू के बी है, तो आप कह सकते हो 0 से लेके के बी तक आपका ओवरडैम्प्ड सिस्टम था। के इक्वल टू के बी पे दोनों रूट टकरा गए, क्रिटिकली डैम्प्ड हो गया। के ग्रेटर देन के बी पे आपके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ गए, अंडर डैम्प्ड हो गया। समझ रहे हो? अब बात को बताओ, पहले मुझे बताओ ये फंडा क्लियर है? इस रूट लोकस का पूरा एनालिसिस आपको क्लियर है? ये देखो, रिलेट करो जो हम टाइम रिस्पॉन्स में पढ़ के आए हैं, जो हम राउथ में पढ़ के आए हैं। टाइम रिस्पॉन्स में भी पढ़े थे कि थर्ड ऑर्डर सिस्टम को फर्स्ट और सेकंड में तोड़ते हैं, राउथ में भी पढ़े थे थर्ड ऑर्डर सिस्टम को फर्स्ट और सेकंड में तोड़ा जा सकता है। मेनली इसके बारे में हमने चर्चा ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिएंट के अंदर ही की थी कि थर्ड ऑर्डर सिस्टम को फर्स्ट और सेकंड में तोड़ लेते थे। याद करो, जीटा और ओमेगा एन भी निकाला करते थे। याद आ रहा है? एस प्लस ए इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। एस प्लस ए वाला ये रहा, और ये जो 2 ब्रांचेस हैं ये पहले ओवर डैम्प्ड थी, मिल गई तो क्रिटिकली डैम्प्ड हो गई, कॉन्जुगेट बन गई तो अंडर डैम्प्ड हो गई। ठीक है? तो के की वैल्यू के अनुसार आपके सिस्टम का डैम्पिंग नेचर बदल सकता है। के की वैल्यू अगर बढ़ाते जाओगे तो ओवर डैम्प्ड से अंडर डैम्प्ड की तरफ वो जा रहा है। ठीक है? तो देखो, रूट लोकस का वो पॉइंट जहां पे एक से अधिक रूट्स आपके लाई कर जाएं, यानी जहां पे आपकी ब्रांचेस कोइंसाइड कर जाएं, तो हम यही कह रहे हैं वेयर मोर देन वन ब्रांच ऑफ रूट लोकस कोइंसाइड। आप लोग जानते हो ना, हर ब्रांच एक रूट बताती है। अगर मल्टीपल ब्रांचेस एक पॉइंट पे आके टकरा रही हैं, माने वहां पे आपके एक से अधिक रूट लाई कर रहे हैं। सोच करके देखो, अगर हर ब्रांच एक पोल को दर्शाती है
और मल्टीपल ब्रांचेस आकर के कन्वर्ज कर गई, इसका मतलब एक से अधिक रूट लाई कर रहे हैं, इन दैट केस यू विल कॉल इट एज अ ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट दो तरह के होते हैं, ब्रेक अवे और ब्रेक इन। ब्रेक अवे क्या होता है, अगर दो पोल के बीच में एक ब्रेक आया तो दैट इज ब्रेक अवे, और अगर दो जीरोस के बीच में एक ब्रेक आया तो दैट इज ब्रेक इन। इस सिचुएशन में कौन सा पॉइंट है बेटा, ब्रेक अवे, क्योंकि दो पोल्स के बीच में आ रहा है। अगर दो पोल्स के बीच में आएगा तो दैट इज ब्रेक अवे, और दो जीरोस के बीच में आएगा देन इट इज ब्रेक इन। समझे क्या? ब्रेक पॉइंट दो तरह के हो सकते हैं, ब्रेक अवे और ब्रेक इन। पोल्स के बीच में ब्रेक अवे और जीरोस के बीच में ब्रेक इन। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो ये वाला पार्ट आप शॉर्ट नोट्स में डालोगे। अभी देखते हैं निकालते कैसे हैं, बट पहले कंसेप्चुअली क्लियर हुआ ब्रेक पॉइंट क्या होता है, बताओ। कंसेप्चुअली क्लियर हुआ? जहां पे आके गाड़ियों की टक्कर हो जाए, जहां वो टूट जाए, ब्रेक हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज द ब्रेक पॉइंट। तो ब्रेक अवे में पता है क्या होता है, दो ब्रांचेस कन्वर्ज तो करती हैं बट उसके बाद ये डाइवर्ज कर जाती हैं, यानी कि फैल जाती हैं, दूर चली जाती हैं। ब्रेक इन में क्या होता है, उस पॉइंट पे आके जुड़ जाती हैं। जिस पॉइंट से टूट के बिखर जाए ब्रेक अवे, जिस पॉइंट पे आकर के मिल जाए, दोस्ती हो जाए, दैट इज ब्रेक इन। समझे? जिस पॉइंट पे टूट के बिखर गए ब्रेक अवे, जिस पॉइंट पे आकर के मिल गए, दोस्ती हो गई, दैट इज योर ब्रेक इन। अब देखो ब्रेक अवे पॉइंट मैंने बताया जहां पे दो या दो से अधिक पोल आपके कोइंसाइड करें। यहां पे ब्रेक अवे पॉइंट के बाद क्या होता है, रूट लोकस पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। बेटा अगर एक पोल और एक जीरो होगा तो काय बात की टक्कर होगी, कोई ट्रैफिक ही नहीं होगा। एक पोल और एक जीरो है तो टक्कर किस बात की नेहा? टक्कर तो तभी होगी ना बेटा जब दोनों एक तरह के होंगे। देखो अगर एक देने वाला एक लेने वाला तो कोई लड़ाई है ही नहीं, दोनों देने वाले या दोनों लेने वाले तब टकराव है। पोल देता है ब्रांचेस, जीरो लेता है, अगर दोनों खींचने लगे तो दोनों का झगड़ा हो जाएगा। अगर दोनों देने लगे कि मैं दूंगा तो भी लड़ाई हो जाएगी, तो आ जाएगा ब्रेक पॉइंट। ये कह रहा है मैं दे देता हूं, वो कह रहा है ठीक है मैं रख लेता हूं, कोई लड़ाई नहीं है, कोई ब्रेक पॉइंट ही नहीं है। ठीक है, हाँ जी। ब्रेक अवे पॉइंट क्या हुआ बेटा, जहां पे दो या दो से अधिक क्लोज लूप पोल आपके कोइंसाइड करें। ब्रेक अवे पॉइंट के बाद, ठीक है, ब्रेक अवे पॉइंट के बाद क्या होगा, आपके रूट लोकस बेटा ब्रेक हो जाएंगे मल्टीपल ब्रांचेस में, और फिर ये रियल एक्सिस पे नहीं रह सकते। ब्रेक होने के बाद रियल एक्सिस पे नहीं रहेंगे, ब्रेक होने के बाद क्या होगा बेटा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है? टक्कर होने के बाद उसी रास्ते पे तो नहीं जाएंगे ना, वहां तो ट्रैफिक जाम हो गया, तो बेचारे दूसरे रास्ते से निकलेंगे। देखो यहां एक्सीडेंट हुआ, इस रास्ते पे तो जा नहीं सकते, इसीलिए ये ऊपर नीचे चले जाएंगे। तुम अपना लड़ लो आशुतोष और नेहा भाई, तुम लोग आपस में लड़ लो, अच्छी भाई बहन की जोड़ी है तुम्हारी, आओ। तो ये दोनों अगर आपस में टकरा गए तो इस रास्ते पे नहीं निकलेंगे, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, एक स्वर्ग में जाएगा तो एक नरक में चला जाएगा। तो यानी कि ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाते हैं। ठीक है, फिर ये रियल नहीं रहते हैं। समझे ब्रेक अवे? अब ब्रेक अवे पॉइंट पे क्या होता है, के की मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलती है जिसपे आपका रूट लोकस रियल रूट देता है। जैसे देखो मैंने यहां पे बताया ना, यहां पे मैंने बताया ना केबी तक आपको ओवर डैम्ड और क्रिटिकली डैम्ड मिल रहे थे, यानी यहां पे आपको रियल रूट्स मिल रहे थे। लेकिन केबी के ऊपर जाते ही अंडर डैम्ड हो गया। अंडर डैम्ड में कैसे पोल मिलने लग गए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। यानी केबी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के अप टू विच यू विल रिसीव द रियल रूट्स। KB is the maximum value of K up to which you will receive the real roots। उसके ऊपर जाते ही क्या आ जाता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इसके ऊपर जाते ही सिस्टम कैसा हो जाता है, अंडर डैम्ड। अंडर डैम्ड, करेक्ट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आने लगते हैं ना। और यहां पे क्या होता है, यहां पे दो चीजें होती हैं, K लेस देन KBAP ओवर डैम्ड आता है, K इक्वल टू KBAP आपका क्रिटिकली डैम्ड आता है। समझ गए? इससे ऊपर अगर K की वैल्यू आपने बढ़ाई बेटा, तब ये ब्रांचेस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाएंगी, सिस्टम आपका अंडर डैम्ड हो जाएगा। पंकज भाई दोनों ब्रांचेस आइडेंटिकल तो हैं, सिमेट्री तो है, तुम्हें कौन सा उसका नाम लिखना है, चिंकू ऊपर गया कि पिंकू? हैं तो दोनों जुड़वा भाई, यही तो हमने पढ़ा था, ऊपर नीचे आइडेंटिकल होता है रूल नंबर 1। तुम्हें क्या लेना देना कौन सी ब्रांच गई? प्रैक्टिकली सोचो ब्रांच का क्या सिग्निफिकेंस है।
पहले हम कह रहे थे दो पोल रियल आ रहे हैं, जैसे माइनस आ रहा था लेटस से 2.2 और माइनस 2.8, अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आने लगे। आप ये थोड़ी कहोगे माइनस 2.8 वाला ऊपर गया और माइनस 2.2 वाला नीचे गया। दो पोल थे पहले, दोनों रियल एंड डिस्टिंक्ट थे, अब दोनों कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो गए। कौन सा पोल किस में ट्रांजिशन किया, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता ना, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ज्योति रंजन। क्या ब्रेकअवे पॉइंट कॉम्प्लेक्स हो सकता है? यस, इट कैन बी कॉम्प्लेक्स। मेरी बात समझ आई? पंकज का जो डाउट है बेटा, मैंने गाड़ी वाला ज्यादा एग्जांपल दे दिया इसलिए लड़का कंफ्यूज हो गया। एक्चुअली दो पोल्स थे पहले, रियल एंड डिस्टिंक्ट थे, अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन गए। कौन सा क्या बना ये नहीं है, कुछ भी ऐसा कोई चीज नहीं होता है। आपका के की वैल्यू बदलने से पोल्स का नेचर बदल रहा है। अगर मैं साइंटिफिक टर्म्स में बात करूं, के की वैल्यू बदलने से पोल्स का नेचर बदल रहा है। आप ये नहीं कह सकते ये वाला पोल ऊपर गया और ये वाला नीचे गया ना, ये पोल और ये पोल अलग अलग है, ये अलग अलग वैल्यू ऑफ के पे एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ये वाला ब्रांच ऊपर गया और ये वाला ब्रांच नीचे गया। पॉइंट समझ रहे हो ना? के की अलग अलग वैल्यू के लिए पोल अलग अलग लोकेशन पे लाई करते हैं, वैसा हो रहा है। ठीक है भाई। अब ब्रेक इन पॉइंट, ब्रेक इन पॉइंट पे भी क्या होता है बेटा, दो या दो से अधिक पोल कोइंसाइड करते हैं, लेकिन ब्रेक इन पॉइंट पे रूट लोकस की ब्रांचेस पार्ट्स में टूटती हैं, ठीक है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स से आते हुए रियल पे जाती हैं। माने ब्रेक अवे में क्या होता है, ब्रेक अवे में देखो रियल ब्रांचेस आती हैं, टूट के कॉम्प्लेक्स बनती हैं। ब्रेक इन में उल्टा रिवर्सल कर दो, कॉम्प्लेक्स आती हैं, टूट के रियल बनती हैं। क्या होता है, जैसे आपका वो होता है ना स्लो मोशन में उल्टा दिखाते हैं ना कभी कभी मूवी में कि उल्टा जा रहा है भाई, सारी चीजें उल्टा चल रही हैं, वैसे ही सोचो यहां पे दो गाड़ी आई, टक्कर हुई, एक ऊपर एक नीचे। अब टाइम रिवर्सल कर दो, क्या हो रहा है, ऊपर और नीचे से गाड़ियां आ रही हैं, यहां टकरा रही हैं और फिर अपने अपने डेस्टिनेशन पे चली जा रही हैं, वो ब्रेक इन है। ब्रेक इन में डायरेक्शन जस्ट इससे उल्टा होगा। पॉइंट समझ रहे हो? कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस आएंगी और मिलकर के बन जाएंगी रियल। ब्रेक अवे में रियल आएंगी टकरा के कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स आएंगी टकरा के रियल तो ब्रेक इन, रियल आएंगी टकरा के कॉम्प्लेक्स तो ब्रेक अवे। ठीक है, ये दोनों में फर्क है, बेसिकली डायरेक्शन का फर्क है। ये बात क्लियर हो गई? चलो आप ये वाला पॉइंट भी लिख लेना, ये लिख लोगे तो आपको जो है ना डिस्टिंक्शन याद रहेगा। फर्क समझ आ रहा है दोनों में? ब्रेक इन में कॉम्प्लेक्स से रियल की ओर जाती है, ब्रेक अवे में रियल से आके कॉम्प्लेक्स बनती हैं। अब देखो जैसे ब्रेक इन दिखाया है, ये जो दो ब्रांचेस हैं आपकी बेटा, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। अब यहां पे आपका ब्रेक इन पॉइंट आया तो यहां पे के जीरो था, यहां पे के इंफिनिटी होगा, यहां पे के इंफिनिटी होगा। तो अब आप क्या कहोगे इस केस में कि जीरो से लेके ब्रेक इन पॉइंट तक आपके पास जो पोल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो सिस्टम का नेचर कैसा होगा बेटा? अंडर डैम्प्ड होगा। कैसा होगा? अंडर डैम्प्ड। के इक्वल टू बीआईपी पे रियल एंड इक्वल। देखो ब्रेक पॉइंट पे तो आपका क्रिटिकली डैम्प्ड ही होगा बेटा। ब्रेक पॉइंट पे कैसा होगा? क्रिटिकली डैम्प्ड ही होगा, क्योंकि वहां पे हमेशा रियल एंड इक्वल मिल रहा है। वैसे जरूरी नहीं कि ब्रेक पॉइंट हमेशा रियल ही हो, बट इस केस में कह रहा हूं। और के ग्रेटर देन बीआईपी पे अब की बार रियल पोल हो गए रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो मिल गया ओवर डैम्प्ड। समझ रहे हो? इसका प्रोसेस पूरा उल्टा चल रहा है ब्रेक अवे से। कंसेप्चुअली दोनों यही कह रहे हैं कि पोल कोइंसाइड करते हैं, लेकिन इसमें के का जो ऑर्डरिंग है वो उल्टा है। के का ऑर्डरिंग है वो उल्टा है। अभी तो बताया दो पोल के बीच में ब्रेक अवे आता है। यहां पे देखो, यहां पे पोल कितने हैं इस सिस्टम में, देखना बेटा जरा, पोल कितने हैं? दो हैं। जीरोस कितने हैं? 1 है। इसका मतलब क्या है कि एक जीरो कहां पे है? 1 0 एट इंफिनिटी। तो यहां पे एक आपका जीरो आ रहा होगा। तो देखो दो जीरोस हो गए ना, ये रहा एक जीरो और एक जीरो इंफिनिटी पे। आपका एक जीरो ये रहा, एक जीरो आपका इंफिनिटी पे है, तो उसके बीच में क्या आया? ब्रेक इन आया, है ना। ब्रेक इन पॉइंट कहां पे आया?
ब्रेक इन पॉइंट लाइज बिटवीन टू जीरोस। ब्रेक इन पॉइंट कहां पे आया बेटा? दो जीरोस के बीच में आया। समझे क्या? ब्रेक इन पॉइंट हमेशा कहां आता है? दो जीरोस के बीच में आता है। और ब्रेक अवे पॉइंट कहां आता है? हमेशा दो पोल्स के बीच में आता है। तो ब्रेक इन पॉइंट पे आप कहते हो के की मिनिमम वैल्यू है जिसके ऊपर जाने से आप पोल्स आपके रियल एक्सिस पे रहेंगे। तो यही मैंने आपको देखो लिखवाया ना कि लेस देन बीआईपी पे रहोगे तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोकेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोकेशन। ठीक है भाई। और अगर ऊपर चले गए तो रियल एक्सिस पे आ जाओगे। तो ये वाला एग्जांपल भले ही आप नोट कर लेना ताकि आपका विजुअलाइजेशन हमेशा क्लियर रहे। अंडर डैम्ड ओवर डैम्ड को भी लेकर के ना, मैंने इसमें लिखवाया अंडर डैम्ड ओवर डैम्ड वाला, हाँ यहां भी लिखवा दिया। ठीक है, ठीक है भाई। जनरल ब्रेक पॉइंट की अगर डेफिनेशन की बात करें, इन जनरल ब्रेक पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां मल्टीपल ब्रांचेस कोइंसाइड करती हैं, तो एक लोकेशन पे एक से अधिक पोल आपके लाई करते हैं। ठीक है, एक से अधिक पोल एक पॉइंट पे लाई करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बेटा कॉम्प्लेक्स पॉइंट पे कोइंसाइड करें और ब्रेक होके कॉम्प्लेक्स में ही चले जाएं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा कॉम्प्लेक्स से रियल या रियल से कॉम्प्लेक्स चले जाएं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स से रियल या रियल से कॉम्प्लेक्स चले जाएं। ऐसा भी होता है कॉम्प्लेक्स से टकराएं और कॉम्प्लेक्स पे ही चले जाएं। ब्रेक इन पॉइंट पर वो जो पोल्स हैं ऊपर वाले ही है ना बेटा, ये जो है ये ओपन लूप पोल है, ये आपका ओपन लूप जीरो है दिव्यांजलि। और ये जो ब्रांचेस होती हैं, दीज ब्रांचेस रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ द क्लोज लूप पोल। ये जो क्रॉस और डॉट आप बनाते हो, दे आर द ओपन लूप पोल्स एंड जीरोस एंड दीज ब्रांचेस रिप्रेजेंट द क्लोज लूप पोल्स। ठीक है भाई। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट आपको कॉम्प्लेक्स में मिले, कॉम्प्लेक्स ही ब्रांचेस टकराएं और कॉम्प्लेक्स ही निकल जाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि रियल में जाएं। और अगर जनरल ब्रेक पॉइंट की बात करें तो ब्रेक अवे बोलते हैं। ठीक है, चलो ये मैं आपको फिर कल सिखाता हूं कि कैसे निकालते हैं ब्रेक पॉइंट वाला पार्ट, और ये क्वेश्चन भी फिर कल देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कल देखेंगे। अच्छा चलो ये वाला बता दो यार जरा, ये वाला क्वेश्चन कर देना 8वां। ये तो आप पढ़ चुके हो। रूट लोकस के एसिम्टोट के एंगल के बारे में पूछ रहा है और इंटरसेक्शन पूछ रहा है। हाँ, ब्रेक इन पॉइंट को एक्सेस लिखा है क्योंकि वहां पे दो पोल कोइंसाइड कर गए हैं। ठीक है बेटा, वो ऊपर वाले पोल नहीं है दिव्यांजलि, वहां दो एक्सेस लिखने का मतलब ये है कि वहां दो पोल टकरा रहे हैं। सिमेट्री रहेगी प्रकाश, ऐसा एग्जांपल कराऊंगा, सिमेट्री मेंटेन रहेगी, टेंशन मत लो। बट अभी यार सारी चीजें एकदम से नहीं शो कर सकते ना, स्टेप बाय स्टेप आएगा, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कॉम्प्लेक्स ब्रेक पॉइंट कैसा होता है। जरा इसका बता दो। दो पोल एक जीरो में, कौन सा जीरो में जाएगा कौन सा इंफिनिटी में जाएगा, ये कैसे बताएं? रूल नंबर 3 से बेटा, रूल नंबर 3 से आपको पता है कौन सा पार्ट रियल एक्सिस पे लाई करेगा। यहां पे देखो ओपन लूप पोल दे रखे हैं 3 और जीरो दे रखा है 1, तो P माइनस जेड, नहीं पोल दे रखे हैं 4, एक्चुअली पोल देखोगे 4, तो P माइनस जेड आ गया 3, तो एंगल ऑफ एसिम्टोट हो गए 60, 180 और 300। सेंट्रॉइड के लिए आप क्या करोगे, रियल पार्ट ऑफ पोल को ऐड करोगे, ये रियल पार्ट ऑफ पोल हो गया, माइनस रियल पार्ट ऑफ जीरोस अपॉन पोल माइनस 0, तो -5 + 3 -2/3, तो आंसर विल बी 300 डिग्री को आप -60 भी लिख सकते हो, -360 करके, तो बी। ठीक है, बी आ गया। 300 डिग्री को आप -60 भी लिख सकते हो। बात क्लियर है? ब्रेक अवे ब्रेक इन वाला कल देखेंगे हम लोग। चलो ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। कल ये ब्रेक अवे ब्रेक इन वाला पॉइंट हम लोग खत्म करेंगे।